श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश के महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण कार्यक्रम के मासिक अंक में आपका स्वागत है। मैं आपका मेजबान जगमोहन शर्मा और आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं वो हैं एडवोकेट किरण ठाकुर। वो लीगल काउंसलर भी हैं और कंसल्टेंट भी हैं। मैडम, आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर। आज हम बात करने जा रहे हैं घरेलू हिंसा की, जो हम देखते हैं कि बहुत सारी खबरें अखबारों में आती हैं, रेडियो टीवी में हम सुनते हैं कि महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा हुई है, उनके साथ मार पिटाई हुई है। लेकिन क्या ये घरेलू हिंसा सिर्फ मार पिटाई तक ही सीमित है? मैं चाहूँगा कि डोमेस्टिक वायलेंस को डिफ़ाइन आप करें, तो वो क्या है? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा, ये शब्द को सुनकर ही हमें पता लगता है इसका मीनिंग क्या होना चाहिए। इसमें कोई कन्फ्यूजन की कैसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर दें। घरेलू हिंसा यानी कि किसी महिला के खिलाफ जब कोई हिंसा हो रही है एक डोमेस्टिक सेटिंग के अंदर, यानी कि एक घर के अंदर, एक हाउस होल्ड के अंदर, उसके ही फैमिली मेम्बर्स के थ्रू। वो फैमिली मेम्बर्स उसके ब्लड रिलेशंस में हो सकते हैं, मैरिज से हो सकते हैं, अडॉप्शन से हो सकते हैं, एंड रिलेशनशिप इन द काइंड ऑफ मैरिज, जिसे हम लिविंग रिलेशनशिप कह सकते हैं जी। और जॉइंट फैमिली के जो मेंबर्स हैं, अगर वो उसके साथ कोई अत्याचार करते हैं, वही घरेलू हिंसा की कैटेगरी में फॉल करते हैं। यानी एक परिवार जिसमें हम रहते हैं, उस परिवार में अगर महिला के साथ हिंसा होती है तो उसे हम घरेलू हिंसा कहेंगे। और जब हम बात करते हैं घरेलू हिंसा तो हमारे दिमाग में यही आता है कि बहू को सास ने पीट दिया या पति ने पीट दिया। तो अगर हम अपनी बेटी के साथ भी अगर हिंसा करते हैं या बदतमीजी करते हैं या डांटते हैं, दबाव डालते हैं, तो वो भी घरेलू हिंसा ही आएगी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो घरेलू हिंसा की जैसे एग्जाम्पल्स हैं, मैं चाहूँगा कि आप एग्जाम्पल्स बताइए कि क्या क्या घरेलू हिंसा की कैटेगरी में आती हैं चीज़ें। हम अब्यूज़ की बात करें तो हमारे एक्ट में, मैं खास तौर पे एक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करूंगी कि हमारे द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर 4 तरीके के मेजर अब्यूज़ेस बताए गए हैं: फिजिकल, सेक्सुअल, इकोनॉमिक एंड वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़। फिजिकल अब्यूज़ मतलब जो मारपीट के, जो फिजिकल चोट पहुंचाने के जो अब्यूज़ होते हैं, जैसे थप्पड़ मारना, बहुत ज़ोर से पुश करना, दीवार के साथ पटकना, या किसी चीज़ के साथ, कोई बहुत सॉलिड चीज़ के साथ हिट करना जिसकी वजह से कोई पार्शियल या परमानेंट फ्रैक्चर हो सकता है, आईसाइट लॉस हो सकता है, हेयरिंग लॉस हो सकता है। ये जो कैटेगरीज हैं, ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये फिजिकल अब्यूज़ के अंदर आते हैं। सेक्शुअल अब्यूज़ की बात करते हैं, इसमें भी 2 प्रकार इसमें इंक्लूड होती हैं। एक होता है एक्चुअल एक्ट सेक्शुअल अब्यूज़ का, और दूसरा सेक्शुअल ह्यूमिलिएशन, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। सेक्शुअल एक्ट मतलब फोर्स्ड रेप के, मैरिटल रेप के केसेस आते हैं, रेप के केसेस आते हैं। किसी भी फीमेल को अगर आप ज़बरदस्ती पॉर्न देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो उसके साथ कोई फिजिकली उसको मोलेस्ट कर रहे हैं, तो ये सब फिजिकल सेक्सुअल अब्यूज़ में आता है। और सेक्सुअल ह्यूमिलिएशन मतलब ज़रूरी नहीं है कि उस फीमेल की बॉडी को टच किया गया है। अगर आप उसको थ्रेटन कर रहे हैं कि उसके साथ कुछ गलत किया जाएगा, उसके साथ कोई गंदे इशारे कर रहे हैं, कोई भी ऐसा सेक्सुअल ह्यूमिलिएशन का एक्ट जो उसको, एक फीमेल को डिस्कम्फर्ट पहुंचा रहा है, वो सेक्सुअल ह्यूमिलिएशन में आता है। इकोनॉमिक अब्यूज़ की बात करें तो इकोनॉमिक अब्यूज़ में जैसे एक पत्नी को या बेटी को बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड ना करना, उसके बच्चे को बेसिक नेसेसिटीज़, रोटी, कपड़ा, मकान, और जो बच्चे की स्कूल की ट्यूशन फीस हो सकती है, और उसके स्टेशनरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड ना करना। फीमेल के कोई भी ऐसे एसेट्स हैं, उसके पर्सनल एसेट्स हो सकते हैं, जैसे लैपटॉप हो सकता है, उसका फ़ोन, या उसके नाम पे कोई एफडीज़ है या कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, उसे डिस्पोज ऑफ कर देना उसकी इजाज़त के बिना। ये सब इकोनॉमिक अब्यूज़ के अंदर आता है। सिर्फ यही नहीं, और भी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हम जितना इसको डिस्कस करते जाएंगे उतना लंबा होता जाए। वर्बल और इमोशनल अब्यूज़ की बात करें, इस अब्यूज़ के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं और बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। वर्बल और इमोशनल अब्यूज़ में जैसे गाली गलौज करना, दहेज के लिए उसको बार बार सताना, या कोई ऐसे कमेंट्स पास करना, उसकी बॉडी को लेकर कमेंट्स का पास करना, स्पेशली बच्चा हो जाने के बाद अगर उसकी बॉडी में कोई
कोई चेंजेस आ गए हैं जिसकी वजह से वो शायद अनअट्रैक्टिव लग रही है। कभी हमें ऐसा लगता है कि ये बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन कंटिन्यूअसली अगर इस तरह के कमेंट्स एक फीमेल को इतना इफेक्ट कर लेते हैं कि वो, हमने केसेस ऐसे भी देखे हैं कि वो सुसाइड कर ले। और भी जैसे हम कुछ कैटेगरीज अगर हम देखें तो जैसे एक फीमेल को और उसके बच्चों को अपनी फैमिली के साथ बात करने से रोकना। उसकी कोई फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको वो कोई बात कम्युनिकेट करना चाहती है, अगर वो अपनी ससुराल में अनकंफर्टेबल है, उसके साथ कोई अत्याचार हो रहा है, अगर उसको वो इन्फॉर्म करने में उसको रोकना, वो भी इमोशनल अब्यूज में आता है। एक लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करने के लिए फोर्स करना, ये भी इमोशनल अब्यूज में आता है। और महिलाओं को इनसे बचाने के लिए एक कानून है जिसे हम कहते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, किस तरह से ये कानून बना? पहले जो हमारे क्रिमिनल प्रोविजंस हम सबको प्रोवाइडेड थे, जैसे कि 498A ले लेते हैं, जहाँ पे हस्बैंड या हस्बैंड के परिवार वाले, उसके रिश्तेदार एक फ़ीमेल के साथ, कोई घर की औरत के साथ अगर कोई अत्याचार करते हैं, डाउरी डेथ के केसेस होते थे 304B जिसको हम कहते हैं। पहले ये प्रोविजंस प्रोवाइडेड थे, लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो फीमेल्स को, उन विक्टिम्स को फेस करनी पड़ रही थी, वो ये थी कि उनके पास कोई इमीडिएट रिलीफ नहीं था। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये समझा और सोचा गया कि एक ऐसे कानून की आवश्यकता है जो इसका प्रोसीजर तो क्रिमिनल नेचर में हो, लेकिन उसमें रिलीफ्स इमीडिएट प्रोवाइड किए जाए जो सिविल नेचर में हो। जैसे कि उसमें रेजिडेंस ऑर्डर पास होता है इस एक्ट में, कस्टडी ऑर्डर्स पास होते हैं, प्रोटेक्शन ऑर्डर पास होता है, और कुछ कॉम्पनसेशन ऑर्डर्स पास होते हैं, रेजिडेंस ऑर्डर्स जैसे हमने बता दिए। तो इस तरीके के कुछ रिलीफ्स इमीडिएटली प्रोवाइड किए जाए, शेल्टर प्रोवाइड की जाए। तो एक ऐसा एक सेटअप क्रिएट किया जाए कि जब तक उस महिला का केस कोर्ट में चल रहा है या उसकी लीगल प्रोसीडिंग्स अंडरगोइंग है, तो ऐसी स्थिति में उसको तब तक के लिए वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए और लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए जो उसके लिए बेनिफिशियल हो। जी, अच्छा, अब हमने बात की इस कानून की, तो ये है महिलाओं को घरेलू हिंसा से प्रोटेक्शन, बचाव, सुरक्षा, रक्षा देने के लिए। तो इनके लिए एंटाइटल्ड कौन कौन है, और क्या केवल महिलाएं ही डोमेस्टिक हिंसा का शिकार हो सकती? ये एक्ट एक सोशल बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो इसमें महिलाएं और उनके जो बच्चे हैं, 1 है 2 हैं, जितने भी हैं, चाहे वो अडॉप्टेड हैं, उनके अपने बच्चे हैं, फॉस्टर चाइल्ड हैं या स्टेप चिल्ड्रन हैं, जो स्टेप चिल्ड्रन है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, वो भी इसमें एग्रीव्ड पार्टी हो सकते हैं, वो कंप्लेनेंट हो सकते हैं। क्योंकि अगर माता पिता के झगड़े में अगर बच्चे भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो बच्चे भी इसमें एग्रीव्ड पार्टी माने जा सकते हैं। उनके बिहाफ पर भी कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। और लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो बच्चे 18 साल से कम उम्र के होने चाहिए एज पर दी एक्ट। रही बात कि सिर्फ औरतों के खिलाफ ही डोमेस्टिक वायलेंस होता है, इन जनरल देखा जाए डोमेस्टिक वायलेंस पुरुषों के खिलाफ भी होता है, लेकिन ये एक्ट जो एक सोशल बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, ये पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर सेक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। सो ओनली वुमेन एंड देयर चिल्ड्रन। जी, जब भी कोई कानून बनता है, ये एक अच्छी इंटेंशन के साथ बनता है, समाज में जो भी समस्या आ रही होती है तो उसके खिलाफ एक सुरक्षा देने के लिए ये कानून बनता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि कानून का, उस जो सुविधा है या कानून है, व्यवस्था है, उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए कि मुझे आपके साथ जिद है तो मैं किसी कानून के तहत आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करूंगा। तो ऐसे में किस तरह से पता लगाया जा सकता है कि वेदर जो कंप्लेनेंट है वो सच्चा है या झूठा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। हमारा ये जो एक्ट बनाया गया है, ये इतनी ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है कि इसमें क्लियरली प्रोवाइडेड है कि जब तक डोमेस्टिक वायलेंस प्राइमा फेशे, जब तक प्रूव नहीं होगा तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। कंप्लेंट आई है तो उसको देख के ही पता लग जाए कि इसके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है इस महिला के साथ। ज़्यादातर हम देखते हैं कि 2 पेज की एप्लीकेशन फाइल कर दी जाती है कोर्ट में, और जो एग्रीव्ड पार्टी है वो ये रिक्वेस्ट करती हैं कि उसके हक में कोई मॉनिटरी ऑर्डर्स पास कर दिए जाए बिना ऑपोजिट पार्टी को सुने, जिसको हम एक्स पार्टे
इंटरिम ऑर्डर्स कहते हैं। जी। ऐसी स्थिति में जज को पहले अपने आप को ये सेटिस्फाई करना है, जो मजिस्ट्रेट है कंसर्न, वो अपने वो कंप्लेंट को पढ़ के ये सेटिस्फाई होंगे कि वाकई में इसके साथ कोई अत्याचार हुआ है नहीं। अब सवाल ये है कि ये पता कैसे लगाया जाएगा, जो आपने पूछा। उसके साथ कोई ना कोई प्राइमा फेशी एविडेंस होना चाहिए कंप्लेंट के साथ, जैसे इंजरीज़ की कोई निशान होने चाहिए, कोई मेडिकल रिपोर्ट हो सकती है, कोई एफआईआर की कॉपी हो सकती है, मेडिकल ऑफिसर की कोई रिपोर्ट हो सकती है, सर्टिफिकेट हो सकता है जो ये बताता हो कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है, अत्याचार हुआ है। ऐसा कोई एविडेंस अगर कंप्लेंट के साथ लगा हो तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट के पास पावर्स हैं कि वो ऑर्डर्स पास करें दूसरी पार्टी को सुने बिना। अदरवाइज अगर हम एक्ट को ध्यान से पढ़ें तो इसमें प्रॉपर प्रोसीजर ले डाउन है कि कंप्लेंट को रिसीव करने के 2 से 3 दिन के बाद ही आपको ऑपोजिट पार्टी को नोटिस सर्व करके बुलाना है थ्रू प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो अगर हम इस एक्ट को बहुत ध्यान से फॉलो करें, अगर इसका प्रोसीजर सही तरीके से फॉलो किया जाए, तो हम इन सिचुएशंस को, ये जो आप बता रहे हैं कि कुछ गलत केसेस फाइल किए जाते हैं, बिल्कुल होते हैं, हम इसको अवॉइड कर सकेंगे। जी, आप काउंसलर भी हैं और लीगल कंसल्टेंट भी हैं। मैं चाहूँगा कि कार्यक्रम के आखिर में सुनने वालों को, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी, जो भी हमारे लिस्टनर्स हैं, सबको, कि इस तरह के केसेस समाज में ना आए, हमें किस तरह से अपनी सोच बदलनी है, अत्याचार करने वालों को भी और अत्याचार सहने वालों को भी, और अगर कोई उनके साथ अत्याचार करता है या हिंसा करता है वो भी खबरदार रहे, डर के रहे। कि मैं महिलाओं को तो यही कहूँगी कि आप जब ऐसी किसी स्थिति में हैं, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि वो स्थिति आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि हम उस समाज में रहते हैं जहाँ पे रिश्तों को तोड़ना उतना आसान नहीं है। जी। कभी कभार इंतज़ार करना कि हो सकता है सामने वाला बदल जाएगा, उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे, हो सकता है कि जो फैमिली मेम्बर है, जो अब्यूज़र है, बेसिकली वो हस्बैंड हो सकता है, कोई और फैमिली मेम्बर हो सकता है, वो किसी एक शॉर्ट पीरियड के लिए किसी ऐसे मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो गया जी। जो बाद में वो रिग्रेट कर रहा है। लेकिन अगर तो अब्यूज़र की हैबिट है उसके साथ मारपीट करना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि औरतें उसको बर्दाश्त ना करके आगे आएँ, अपने जो भी लीगल रेमेडीज़ उनके लिए अवेलेबल हैं उनके बारे में अवेयरनेस लें, उनकी जानकारी प्राप्त करें और एक्शन लें। अब बहुत सारी औरतें मुझसे अक्सर ये पूछती हैं कि मैम हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, बच्चे दरबदर हो जाएंगे। तो मैं उनसे एक ही बात कहती हूँ कि बच्चों को घर में एक अब्यूज़िव एटमॉस्फेयर में रख कर आप उन्हें ज़्यादा कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कर भी नहीं रही है। एक घर में जब एक बेटी अपने पिता को, अपने माँ को मारते हुए देखती है और अब वो अब ये देखती है कि उसकी मदर मार खा रही है एंड शी इज़ नॉट कंप्लेनिंग, वो ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर रही है, तो उस बेटी को शायद ये लगने लगता है कि हो सकता है कि स्त्रियों के हिस्से में मार खाना ये एक नॉर्मल बात है, ये स्वाभाविक है। ऐसी कंडीशन में उनकी मेंटल नर्चरिंग ऐसी हो जाती है कि वो समझती, या तो वो ये समझने लगती है कि शादी एक बुरी चीज़ है और उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए, या फिर वो ये समझती हैं कि अगर मेरे साथ भी कल को शादी के बाद मारपीट होती है, दिस इज समथिंग वेरी नॉर्मल, ये आम बात है। और उसी घर में एक बेटा है, अगर वो अपने पिता को, अपनी माँ को मारते हुए देखता है तो उसे लगने लगता है कि औरत को मारना एक नॉर्मल बात है। और माँ जब मार खा रही है ये सोचकर कि मेरे बच्चों के लिए मैं ये मार खा रही हूँ, तो वो कुछ ज़्यादा बेनिफिट कोई प्रोवाइड कर नहीं रही बच्चों को, क्योंकि वो बेटा ये सोच बैठेगा कि औरत का मार खाना भी स्वाभाविक है, कल को वो अपनी पत्नी को भी वैसे ही मारेगा। तो मेरा मैसेज यही है आपके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कि प्लीज़ अपने बिहेवियर को चेक करें। माँ बाप बनना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर फ़िलहाल नहीं ले पा रहे हैं, आउट ऑफ एनी रीजंस, मेडिकल रीजंस हो सकते हैं, इकोनॉमिक फाइनेंशियल रीजंस हो सकते हैं, फिजिकल रीजंस हो सकते हैं, अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप बच्चों को इस दुनिया में ना लाएं फ़िलहाल के लिए। अगर आप जिम्मेदार माँ बाप अच्छी पेरेंटिंग नहीं दे सकते, बिल्कुल, अगर आप ऐसी अभी आपको लगता है कि कुछ ऐसे सोसाइटिकल रीजंस हैं, या कभी कभार ऐसा भी हमने देखा है कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है कपल, किसी वजह से बिजनेस में कोई लॉस हो गया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, ऐसी स्थिति में अगर बच्चा इस दुनिया में आ रहा है और आप उसको वो पीस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बच्चे को बहुत ज़्यादा उसकी डेवलपमेंट पे, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही अगर ख़राब होगी, ये समझने वाली बात है, तो आगे उसकी मानसिकता को बदलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सो मैं घरों को, जो घर में रहने वाले जितने भी सदस्य हैं, उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, जब प्लीज़ कीप अ चेक, आपका खुद का बिहेवियर आपके इन्वायरमेंट में, आपकी फैमिली के अंदर कैसा है, ताकि वो
बच्चों पर भी वैसा ही असर करेगा। जी, एडवोकेट किरण ठाकुर, आप हमारे अनुरोध पर यहाँ पर आए और हमारे सुनने वालों को ढेर सारी जानकारी आपने घरेलू हिंसा के बारे में दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू सो मच।